वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ध्यान से आप सारे लेक्चर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पेजों के साथ नहीं जुड़े हैं तो भी आप जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर कई बार लिंक नहीं मिलते हैं तो आप मुझे जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7650017294। इस पे व्हाट्सएप करिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। बाकी लिंक आपको मिल जाते हैं अधिकतर टाइम। बाकी अगर तैयारी कर रहे हैं आप एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी, पीजीटी हिंदी के लिए, तो जो हमारे ये हार्ड कॉपी नोट्स हैं, ये इन्हें आप परचेज कर सकते हो। अगर आप इन्हें परचेज करते हो तो इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा के लिए, ठीक है। और काफी महत्वपूर्ण है ये परीक्षा हेतु। और कोई भी क्वेरी रहती है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इनको अगर परचेज करते हैं तो आपके घर पे ये पहुंचा दिए जाएंगे बाई पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो कोई क्वेरी रहती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 50 तक देख लिए थे, आज हम प्रश्न संख्या 50 से आगे देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 51 में क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है, मत वाला साप्ताहिक किसकी प्रेरणा और पैसे से चलता था? जो मत वाला है, ये पत्र था, साप्ताहिक पत्र। कैसा साप्ताहिक पत्र था? किसकी प्रेरणा से चलता था? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो ये प्रेरणा से चलता था, तो किसकी थी ये? तो ये है यहाँ पर जो 51 का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेठ महादेव प्रसाद जी के प्रेरणा से चलता था ये साप्ताहिक पत्र था, याद रखना आपने। और जो निराला जी थे वो इसके संपादक भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 52, साकेत में किस उपेक्षित नारी पात्र का चरित्र उभारा गया है? याद रखिए, सबसे पहले तो जो साकेत है ये किसकी रचना हो जाएगी? महाकाव्यात्मक रचना है ये। तो इसमें जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित रचना है, और ये जो उर्मिला विषय की ये रचना है, जो लक्ष्मण जी थी उनकी पत्नी थी उर्मिला, उनके जिक्र यहाँ पर किया गया है। किस प्रकार से जो उर्मिला है, इन्होंने भी मतलब रामायण में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कई बार ऐसी स्त्री हमारे जीवन में आ जाती है, जो अब स्त्री या पुरुष की बात कर रहा हूँ, जो एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। क्योंकि कभी भी कोई कार्य आप अगर आपने करनी हो, अगर एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो वो कभी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता है। ना ही कभी वो घर समृद्ध होगा, ना ही कभी उस घर का विकास होगा, ना ही उस घर के जो अच्छे संस्कार है एक दूसरे को जाएंगे, अर्थात बच्चों को भी अच्छे संस्कार नहीं जाते हैं। कभी भी आप कुछ कार्य करना चाहे तो एक दूसरे की सहमति से और एक दूसरे को सोच समझ के ही कार्य करें, ठीक है। तो जो साकेत महाकाव्य है, इसमें यही चीजें वर्णित हैं। अगला देखिए 53, निम्नलिखित में से प्रसाद रचित नाटक कौन सा नहीं है? प्रसाद से तात्पर्य है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताए थे इसके सारे के सारे नाटक। देखिए, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद कृत है, स्कंदगुप्त ये भी है, ध्रुव स्वामिनी ये भी है, परंतु जो कोणार्क है ये जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं होगा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कोणार्क किसके द्वारा रचित नाटक है, तो ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है, पोमचरियू के रचयिता कौन है? तो ये रचना है पोमचरियू। कौन इसके रचनाकार हो जाएंगे? तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर पोमचरियू है, स्वयंभू की रचना। किसकी? स्वयंभू की रचना। जो स्वयंभू है, देवसेन है, पुष्पदंत है, ये जो तीनों हैं ये हैं आपके, वैसे तो ये चारों की चारों आदिकाल के रचनाकार है, परंतु जो स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत ये पहले के कवि हैं। जगनीक थोड़े रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं, ये स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत ये जैन काव्य के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने स्वयंभू, हाँ, जैन काव्य के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने जैन काव्य परंपरा के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी। जो देवसेन है, देवसेन कृत है श्राप का चार, इसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है। और जो पुष्पदंत है, इनके द्वारा भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं। जो पौंचर्य है, इसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन भी किया गया है। और जो स्वयंभू है, जैन संप्रदाय से संबंधित है, देवसेन भी, पुष्पदंत भी। एक बार मैंने ये प्रश्न गलत कर दिया था परीक्षा में, शुरू शुरू में तैयारी कर रहा था, किसी ने बताया नहीं था, मैंने पढ़ा ऐसा नहीं बताया था कि जो स्वयंभू है ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। मुझे नहीं पता था, मैंने गलती से कर दिया था कुछ और, परंतु ये स्वयंभू होगा।
देखिए, जो ठोकरें खाता हूँ वो आपको बताता हूँ ताकि भविष्य में आप कोई भी गलती ना करें, इसलिए ठोकरों को आपके साथ साझा करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर प्रश्न है, मुक्ति बोध के काव्य में कौन सा शब्द बार बार आता है? अशुद्धियां हैं इस पंक्ति में, सुधार लीजिएगा। मुक्ति बोध के काव्य में कौन सा शब्द बार बार आता है, ये यहाँ हम बताना है। तो 55 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा अंधेरा। अंधेरा शब्द मुक्ति बोध के काव्य में बार बार आता है। मुक्ति बोध की एक कविता भी है, अंधेरे में। पहले इसका पूरा नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में, परंतु बाद में मुक्तिबोध के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, फिर इसका नाम रखा इन्होंने अंधेरे में। लंबी कविता है और काफी मिथक इत्यादि इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न है 56, निबंध का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है? जो निबंध है इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो निबंध का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है तो ये होता है बांधना। जैसे देखिए, उपन्यास लिखते हैं हम, कहानी लिखते हैं, वहां पर हम बड़े बड़ी चीजें वर्णित करते हैं, परंतु अगर निबंध की बात करें, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं निबंध, छोटे छोटे से होते हैं। कई बड़े भी होते हैं परंतु मैक्सिमम छोटे होते हैं। इसमें हम बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे चीजों में बांध देते हैं, छोटी छोटी पंक्तियां और छोटे छोटे शब्दों में बांध देते हैं। तो जो प्रमुख निबंधों के तौर पर जाने जाते हैं, तो इसमें देखिए चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, फिर कुटुज है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसके होंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ये जो प्रमुख निबंध है ये आपको याद रखने हैं। और एक और है निबंध, क्या नाम है उसका, शिव शंभू के चिट्ठे, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है, यह उक्ति किस विद्वान की है? तो जो प्रस्तुत उक्ति होगी तो ये हो जाएगी यहाँ पर आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये उक्ति कही गई है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। देखिए, एक और चीज यहाँ पर जोर देकर कहता हूँ, जो भी नोट्स परचेज करते हैं ना हमारे, तो उसके बाद आपको लेक्चर भी सारे के सारे देखने, तभी आपको ज्यादा फायदा होगा इन चीजों से। क्योंकि नोट्स तो अपना काम करेंगे, परंतु साथ में अगर आप ये जो वीडियोस आपके लिए उपलब्ध करवाता हूँ इन्हें भी देखते हो, तो इससे आपको दोहरा लाभ मिलता है। तो इसलिए आपने नोट्स को भी देखते रहना है, आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न है 58, कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो दिए गए विकल्प जो यहाँ पर है इनमें जो शब्द शुद्ध होगा तो वो कौन सा होगा? तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कनिष्ठ। कैसे लिखा जाता है कनिष्ठ? ये कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? छोटा। अगला है 59, अविभाव शब्द का विलोम क्या होगा? अविभाव, अविभाव जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका तिरोभाव। इसमें बड़ी अशुद्धियां हैं इस प्रश्न पत्र में, इसका आपने ध्यान रखना है। अविभाव का होगा तिरोभाव। अगला प्रश्न है 60, युद्ध क्षेत्र शब्द का समास बताएं। युद्ध क्षेत्र शब्द का समास क्या होगा? जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। तो थोड़े से तथ्य यहाँ पर आपको समास के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि समास पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगर आप थोड़े थोड़े तथ्यों को याद रखोगे तो आपको परीक्षा में इनसे काफी लाभ मिलेगा। समास हो गए, उसके बाद आपकी संधि हो गई, फिर आपके अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सारे आपने पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं ना परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ। फिर देखिए, बात कर लेते हैं समास की। समास क्या है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो समास कहा जाता है हर भाषा में शब्द रचना अलग अलग विधियों द्वारा की जाती है। जैसे कई जगह उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, कई जगह संधि प्रयोग की जाती है, कई जगह कुछ अलग। तो हिंदी भाषा में समास का महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपसे पूछा जाए कि समास का अर्थ क्या है संक्षिप्त रूप में, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द का जो निर्माण करते हैं उसे समास कहा जाता है। इस विधि से बने शब्दों का समस्त पद कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को क्या कहा जाता है? समस्त पद। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जिस तरह से संधि होती है, संधि का भी जब हम इकट्ठा करते हैं उसे संधि कहा जाता है, और जब उसे हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे संधि विग्रह कहा जाता है। उसी प्रकार से समास विग्रह भी होता है, ये आप याद रखिएगा परीक्षा में। फिर थोड़े से तथ्य यहाँ पर आपको और दे देता हूँ।
कहाँ गया पेन। पूछा जाएगा अगर आपसे परीक्षा में कि समास है जो, इसकी संख्या कितनी है। मुख्यतः समास 6 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये हैं मुख्य समास। तो यहाँ पर कौन सा समास आया हमारा? यहाँ पर आया तत्पुरुष समास। अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें, क्या होता है तत्पुरुष समास में? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य कारक का लोप होता है। तो इस प्रकार के समास को क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास कृत, जो तुलसीदास कृत पंक्ति है, ये शब्द है, इसका हम अगर पूरा वर्णन करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो इसका होगा तुलसीदास द्वारा कृत। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे, जैसे देखिए तत्पुरुष समास की ही अगर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो जो तत्पुरुष समास है इसके भी कितने भेद हैं? इसके भी हैं 6 भेद। कौन कौन से होंगे वो 6 भेद? कर्म तत्पुरुष, लिखना ध्यान दीजिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये याद रखने हैं आपने। इस तरह से प्रश्न आपको भविष्य में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बार बार जोर देता हूं इन तथ्यों को आपको बताने के लिए। फिर चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न पूछा गया है आगे? वह मनुष्य नहीं देवता है, में सर्वनाम भेद बताइए। जो ये पंक्तियां हैं, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है, ये यहाँ पर बताना है सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई है, यहाँ पर जो सर्वनाम हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर 61 में। अगर तथ्य यहाँ से आपसे ये पूछे जाएंगे कि सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, जो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम पर करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हमारा आदि ये जो सर्वनाम के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। इसके संबंध में कामता प्रसाद गुरु है, इन्होंने कहा था सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे बोलने वाले मैं, सुनने वाले तू, निकटवर्ती वस्तु यह, दूरवर्ती वस्तु वह इत्यादि के लिए जो परिभाषा दी है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई है। फिर है थोड़े से तथ्य आगे आपको ये बता देता हूँ। अगर ये पूछा जाए सर्वनाम के भेद, प्रयोग की दृष्टि पे सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो जो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद माने जाते हैं 6। 6 कितने? 6। पूछा जाएगा कौन कौन से सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर बात की जाए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है, क्योंकि ये प्रश्न भी है यहाँ पर, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं, तू, वह, हम। पुरुषवाचक में क्या आएगा? मैं, तू, वह, हम। बात की जाए निजवाचक में क्या आएगा, इसमें होगा आपने, आप। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। ये होंगे सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले तथ्य। इनको आपने याद रखना है, पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हो इनको।
अगला प्रश्न यहाँ पर 62 दिया गया है। आप भी इसको आराम से पढ़ सकते हो प्रश्न को। थोड़ा सा समय लीजिए और बताइएगा क्या है इसका उत्तर। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार से है, गीली कमीज धूप में रख दो में विशेषण भेद बताइए। गीली कमीज धूप में रख दो में विशेषण क्या होगा? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा गुणवाचक है ये। कमीज कैसी है? गीली। तो कमीज का गुण क्या है? गीला होना, इसलिए ये यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। बात की जाए विशेषण की, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। किसे विशेषण कहा जाता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण पूछा जाता है कई बार, क्या विशेषण विकारी शब्द है? हाँ जी, विशेषण विकारी शब्द है, अर्थात विकारी जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, जिनमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, उन्हें विकारी कहा जाता है। विशेषण के जरिए किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, इसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे राधा कैसी लड़की है? राधा सुंदर लड़की है। जो यहाँ पर सुंदर है ये विशेषता है। विशेषण से किसी की हीनता भी बताई जा सकती है, जैसे वह लड़की बड़ी शैतान है। वह लड़की कैसी है? शैतान। तो ये भी विशेषता हो गई यहाँ पर। विशेषण से अर्थ को सीमित रूप दिया जाता है। कैसा? काला कुत्ता। काला कुत्ता कैसा कुत्ता है? काला कुत्ता। लाल कुत्ता, सफेद कुत्ता, गंदा बच्चा, अच्छा बच्चा, ये सारी विशेषताएं या विशेषण होगा। विशेषण से संख्या निर्धारित की जा सकती है, जैसे एक आम। तो ये एक आम क्या है? एक है यहाँ पर विशेषता, एक आम की। फिर विशेषण के मुख्य रूप से आपसे पूछा जा सकता है कितने भेद हैं? तो विशेषण के मुख्य रूप से जो भेद बताए जाते हैं तो वो होंगे कौन? ये होंगे मुख्य रूप से 8। 8 है ये विशेषण मुख्य रूप से। यार कैसा 8 ठीक है? ये 8 ठीक है। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण, छठा प्रश्नवाचक विशेषण, सातवां तुलना बोधक विशेषण, आठवां संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, ये तथ्य यहाँ पर बताए गए। थोड़े से तथ्य आपको और बता देता हूँ, क्योंकि जो ये तो हो गया आपको नए तरीके से जो विशेषण के बारे में बताया। जो पारंपरिक प्रकार से जो विशेषण के, हाँ 8 ही तो माने जाते हैं ना ये। एक मिनट। विशेषण से अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो इसमें होगा आपका सार्वनामिक विशेषण पूछा जाता है, परिमाण पूछा जाता है। परिमाण में क्या होता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पर विशेष, चलो विशेषण की चर्चा करते हैं, अगर आ ही गया ये। जो परिमाणवाचक विशेषण होता है इसमें क्या होता है? जिससे किसी चीज की परिमाण या मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये जैसे कि थोड़ा पानी दीजिए, बहुत दूध दीजिए, ये हो गया परिमाण। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें संख्या का वर्णन हो, संख्या का बोध हो। मुझे एक पुस्तक दीजिए, मुझे 10 अंडे दीजिए, मुझे 4 ही चपाती खानी है, तो ये हो गए संख्यावाचक विशेषण। फिर होगा सार्वनामिक विशेषण। कैसा होता है सार्वनामिक विशेषण? इसमें देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे होते हैं सर्वनामिक विशेषण। यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। तो ये आएंगे आपके सार्वनामिक के अंतर्गत, ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 63, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, राम ने रावण को तीर से मारा। जो ये पंक्ति है इसमें रावण में कौन सा कारक है? रावण में कौन सा कारक होगा ये यहाँ पर बताना है 63 में। तो राम ने रावण को कैसे मारा? तीर से। इसमें जो रावण है ये क्या है? रावण में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को आ गया ना यहाँ पर। कैसे मारा? तीर से मारा, इसलिए यहाँ पर कर्म होगा। 63 में जो सही विकल्प हो जाएगा
तो वो हो जाएगा बी। फिर अगर हम बात करें कि कारक कौन कौन से हैं, क्योंकि कारक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आपको थोड़ी सी व्याख्या में कारक की बता देता हूँ। कारक का अर्थ होता है किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या किसी अन्य शब्द के संबंध के बारे में बताना। क्या किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताना। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताना, इसे हम कहते हैं कारक। याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ सारे तथ्य आपको थोड़े थोड़े बता रहा हूँ, ताकि आपको कभी प्रश्न पूछे जाए तो आप इजीली करें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कारकों की संख्या कितनी है, तो जो कारकों की संख्या स्वीकार की गई है तो वो की गई है विशेषण के बराबर है। कारक आपके कितने? 8। कौन कौन से कारक है ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हो गया आपके कारक। फिर यहाँ पर आपको और तथ्य बता देता हूँ। कर्ता के साथ आएगा विभक्ति ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान होता है अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ इत्यादि, ये आएंगे आपके कारक। यहाँ पर देखिए, आपको एक और तथ्य बताता हूँ। हिंदी में इनके अर्थ स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है, जो आपको बता देता हूँ। जैसे, कर्ता ने अरुकर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, काके की संबंध है, अधिक अधिकरणाधिक में मान, रे हे हो संबोधन, मित्र धर्यु यह ध्यान। ये जो पंक्ति है, व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा आपको। अभी यहाँ पर आपको उतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा ये, रुकिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ ये, क्योंकि महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे लग रही है ये। ऐसे जो तथ्य होते हैं, अगर साझा करता हूँ तो इनको आप नोट करिएगा, क्योंकि ये तथ्य आपको देखने के लिए कम मिलते हैं। इस तरह की जो पंक्ति आपको परीक्षा में आएगी, याद रखोगे आप, तो आपको फायदा होगा इससे। दिखा देता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये है तथ्य जो पंक्ति में आपको बता रहा हूँ, ये याद रखनी है आपने पंक्ति। कर्ता ने अरुकर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपदान से मान, का के की संबंध है, अधिकरणाधिक से में मान, रे हे हो संबोधन, मित्र धरु यह ध्यान। ठीक है, ये तथ्य याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि फायदा हो सकता है इनको याद रखने से। ये भी चिन्ह देखिए याद, जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाए, ये भी आपको याद रखना है। चल भाई, तू क्यों याद आ रहा है यहाँ पर मुझे? फिर चलते हैं अगले अपने प्रश्न की तरफ, क्योंकि प्रश्न देखेंगे अब हम यहाँ पर। प्रश्न है 64। ये तो 63 तो हमारा हो गया। मुझे लगता है बड़ा लंबा लेक्चर चले जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको हम। देखिएगा 64। राम कल शिमला जाएगा वाक्य में अव्यय है। अव्यय क्या है इस पंक्ति में? तो 64 का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प कल। राम कल शिमला जाएगा, इसमें अव्यय है कल, विकल्प भी सही। शुद्ध रूप लिखिए। तो शुद्ध रूप क्या है? दृष्टा कैसे लिखा जाता है? दृष्टा या दृष्टा। तो लिख ही रहा है आपको, जो शुद्ध रूप होगा तो वो होगा आपका, ये इस प्रकार से, दृष्टा, विकल्प बी। अगला है 66। दिग्गज का संधि विच्छेद कीजिए। अगर हम दिग्गज का संधि विच्छेद करते हैं तो रूप इस प्रकार से आएगा, दिक धन गज।
दिक धन गज विकल्प ए। अगला है कथा का विलोम शब्द क्या होगा। जो कथा का विलोम शब्द होगा तो वो हो जाएगा आपका बीनीत। क्या होगा? बीनीत, विकल्प बी। अगला देखिए 68। हम कल जयपुर जाएंगे वाक्य में वाक्य भेद बताइए। हम कल जयपुर जाएंगे वाक्य में वाक्य भेद क्या होगा? क्या ये सरल है, मिश्र है, संयुक्त है? तो 68 में जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो होगा सरल वाक्य है ये, हम कल जयपुर जाएंगे। यहाँ पर कोई और साथ में वाक्य नहीं है, इसलिए ये सरल वाक्य है। 69। गोबर गणेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गोबर गणेश होना मुहावरे का जो अर्थ होगा तो वो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 69 का मूर्ख होना। गोबर गणेश होना, मूर्ख होना, विकल्प बी सही है यहाँ। अगला प्रश्न है 70। तुमने रोटी खाई वाक्य में खाई शब्द क्या है? तुमने रोटी खाई वाक्य में खाई शब्द क्या है? तो जो खाई शब्द यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका क्रिया। तुमने क्या की? रोटी खाई, ये क्रिया है। अगला है 71। अंत बुरे का बुरा क्या है? लोकोक्ति है, मुहावरा है, शब्द है या सर्वनाम की? अंत बुरे का बुरा ये होगी लोकोक्ति। लोकोक्ति और मुहावरे में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे अंत बुरे का बुरा, ये जो एक तरह से निर्णय बता देता है। दांत खट्टे करना एक तरह से मुहावरा है, ये एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठा देता है दांत खट्टे करने का क्या अर्थ होता है। फिर अगला प्रश्न है तरनी तनूजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। जो ये पंक्तियां हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो अलंकार होगा तो वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो उसे उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है 73। क का उच्चारण स्थान क्या है? जो क वर्ण है इसका उच्चारण स्थान बताना है। क, ख, ग, घ। जब आप इनको उच्चारित करते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो ये होगा कंठ। कंठ से निकलता है ये क। कंठ मतलब गला। अक्षी का तद्भव शब्द क्या होगा? जो अक्षी है ये है तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होगा अक्षी का? तो 74 का जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका अक्षी को कहा जाता है आंख भी, क्योंकि तद्भव है तो आंख होगा यहाँ। हस्त का तद्भव क्या होगा? हाथ। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। ओष्ठ का तद्भव क्या होगा? ओठ। अगला है यहाँ 75। सरताज शब्द में उपसर्ग छांटिए। मैंने बताया है बार बार आपको सरताज जो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। तो जो उपसर्ग है ये लगता है पहले। तो जो यहाँ पर सरताज शब्द में उपसर्ग होगा तो वो हो जाएगा आपका सर। सर ये उपसर्ग है, ताज के आगे सर लग गया तो ये सरताज हो गया। उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्जवल देखिए, उज्जवल का शुद्ध रूप ये होता है। तो जो उज्जवल का संधि विच्छेद हो जाएगा तो वो होगा उत्धन ज्वल। उत्धन ज्वल, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77। पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग में लाया गया है? मैंने बताया था ना आपको, अलग होना जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है अपादान कारक। तो पेड़ से आम गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से बंदर गिर रहा है, पेड़ से शेर गिर रहा है, और पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। बच्ची कुत्ते के डर से दूर भाग रही है। बच्ची के हाथ से डर के मारे गिलास छूट गया। बच्ची के हाथ से पुस्तक गिर गई। ये सारे क्या हैं? ये अपादान कारक हैं, ये याद रखिए आप। अगला प्रश्न देखिए 78। 78 में क्या पूछा गया है? भाववाचक संज्ञा छांटिए। तो दिए गए विकल्प में से जो भाववाचक संज्ञा होगी वो कौन सा होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बचपन, मिठास, नमकीन। ये सारे क्या है? ये भाववाचक होंगे। तो 78 में सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर पृष्ठ बताना है कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में। तो 79 का सही विकल्प होगा विकल्प बी। पृष्ठ इस प्रकार से लिखा जाता है, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 80।
सार्वनामिक विशेषण क्या है? अभी ऊपर बताया था मैंने ना आपको। अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी होंगी तो आपको ये पता होगा इसका उत्तर क्या होगा। तो सार्वनामिक विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा से पहले जो आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। विकल्प सी, 80 का सी। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि का, यहाँ से आपको एक और ये चीज पता चलेगा कि कवियत्री कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कवियत्री होगा कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग, और इस प्रकार से ही कवित्री भी लिखा जाता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है 82। 82, निम्नलिखित में से महाप्राण क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा ये बता दिया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 82 का, तो वो हो जाएगा आपका फ। जो फ है ये महाप्राण है, बाकी सारे अल्प प्राण होंगे। आंशिक शब्द में सही प्रत्यय चुने। आंशिक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आंशिक, अंश। अंश जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या निकलता है? इक, अंश इक। विकल्प बी। सुबोध में उपसर्ग होगा। सुबोध में क्या उपसर्ग होगा ये बताना है यहाँ। तो 84 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा सु। सुबोध में सु उपसर्ग होगा। अगला है ध्यान मगन का समास है। जो ध्यान मगन है इसमें समास कौन सा होगा? तो 85 में सही विकल्प होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ध्यान में है जो मगन। ठीक है, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास 85 का बी। 85 का सी, बी नहीं। अगला है पुल्लिंगवाची शब्द कौन सा है? पुल्लिंगवाची अर्थात जिसमें पुरुषों के बारे में बताया जाए, स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग। अब मान लीजिए मेरी नानी, स्त्रीलिंग है। बुलबुल, ये किसकी बुलबुल बुलबुल है? ये तुम्हारी बुलबुल है? नहीं, मेरी बुलबुल है। ये मणि कैसी है? किसकी मणि है? तो ये सारे स्त्रीलिंग हो गए यहाँ पर। ये किसके हाथ हैं? मेरे हाथ हैं ये। ठीक है, इस तरह से आप इनको प्रयोग में लाकर सही उत्तर निकाल सकते हो। अगला है 87। रमा बही बहुत चतुर है। रमा बड़ी चतुर है, वाक्य में प्रविशेषण है। देखिए विशेषण होता है, विशेषण की भी विशेषता जो बतलाए उसे विशेषण कहा जाता है। रमा चतुर है, अगर चतुर की बात की जाती तो ये चतुर होता है यहाँ पर विशेषण। परंतु यहाँ पर क्या प्रयुक्त किया गया है? रमा बड़ी चतुर है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। तो बड़ी यहाँ पर हो जाएगा प्रविशेषण, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 88, इसमें क्या पूछा गया है? तो 88 में आपसे पूछा जा रहा है मदन सो रहा है, कौन सा वाक्य है ये? तो जो मदन सो रहा है ये वाक्य होगा कृत वाक्य। कृत वाच्य, विकल्प बी। वाह तुमने खूब कहा, वाक्य में अव्यय है। वाह तुमने खूब कहा, वाक्य में अव्यय क्या होगा? तो यहाँ पर जो अव्यय हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाह। वाह। अगला है, एक मिनट रुकिए आपको थोड़े से और तथ्य बता देता हूँ मैं, क्योंकि क्या पता जो एग्जामिनर है कैसे कैसे तथ्य आपसे पूछ ले। अगर कुछ एक हमने छोड़ दिए होंगे तो वो आपको हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, क्या बात करूं, कर्तृवाच्य से आप क्या समझते हैं? कर्तृवाच्य से क्या समझते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो और सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए नरेश ट्रैक्टर चलाता है, सुरेश लिख नहीं सकता। ये होंगे आपके कर्तृवाच्य। इसी प्रकार से कर्ता यहाँ पर जो प्रधान है ना, तो यहाँ पर देखिए विकल्प था मदन सो रहा है, इसलिए यहाँ पर मदन प्रधान हो गया, तो इसमें कर्तृवाच्य होगा। अगला जो तथ्य यहाँ से आपको बताऊंगा तो वो होगा आपका
अव्यय वाला, क्योंकि अव्यय से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें अव्यय या अभिकारी कहा जाता है। क्या है? जैसे देखिए, वह तुमने खूब कहा। यहाँ पर वाक्य में अव्यय क्या होगा? अव्यय का तात्पर्य होता है जिसके व्यय ना हो, जो व्यय ना हो, अर्थात जो अविकारी हो, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो वह शब्द है, इसमें क्या ही विकार उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये होगा आपका क्या, अव्यय हो जाएगा। वह जो है ये अव्यय हो जाएगा। थोड़ी सी और चीजें बता देता हूँ। जैसे कि अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो। अव्यय के कुछ उदाहरण देखिए। वे यहाँ से चले गए, अब खाना बंद करो, रोहन रोज खेलने जाता है, उसे यहीं रखा गया है, बहुत थक गया हूँ, वह अपना काम कर रहा है, वे कब गए, राधा कहाँ गई। यहाँ पर जो अव्यय प्रयुक्त किए गए हैं ये याद रखने आपने। फिर चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है अगला? 90। बाल भारती बच्चों की पुस्तक है क्या? जो बाल भारती है ये क्या है? बच्चों की पुस्तक है। वाक्य में कौन सा चिन्ह होगा? ये जो चिन्ह है इन्हें क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है डायरेक्टली यहाँ पर 90 में। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 90 का, इन्हें कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। बाल भारती बच्चों की पुस्तक है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह कहा जाता है इन्हें। कोष्टक कैसे होते हैं? कोष्टक होते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय में अलंकार होगा। यहाँ पर जो अलंकार प्रयुक्त किया गया है तो वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। कैसा? रूपक अलंकार, विकल्प ए। अगला है भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो जो भाषा की सार्थक इकाई के तौर पर जाना जाता है तो वो होगा वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, विकल्प ए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। तो इसके लिए एक मुहावरा हमने बताना है। क्या है ये? मुहावरा है, लकोक्ति है। लकोक्ति, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, ये लकोक्ति है। तो दिए गए, यहाँ पर 94 है, दिए गए वाक्य में कौन सा शुद्ध है? तुमने मोहन को देखा है। शीला ने ही सारे फल खाए हैं। किसने पत्र लिखा है? कौन ने पत्र लिखा है? तो जब आप ये पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर कौन सा सही लगता है, अशुद्ध अशुद्ध कौन सा लगता है आपको? तुमने मोहन को देखा है, ये भी गलत होगा। है नहीं होगा, है होगा। तुमने मोहन को देखा है, अगर है होता तो हम सही मानते, परंतु ये यहाँ पर ये बिंदी लगी ना ये वाली, तो इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। शीला ने ही सारे फल खाए हैं, बिल्कुल सही। किसने पत्र लिखा है, ये भी सही है। कौन ने पत्र लिखा है, तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा। तो ये अशुद्ध हो जाएंगे यहाँ पर दोनों, ए और डी अशुद्ध है, बी और सी यहाँ पर शुद्ध होंगे। अगला प्रश्न है 95। मेरा भाई मोहन स्कूल जाता है, वाक्य में विधेय क्या है? तो यहाँ पर जो वाक्य में विधेय हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका स्कूल जाता है। विधेय है स्कूल जाता है। उद्देश्य क्या होगा? मेरा भाई मोहन। मेरा भाई मोहन उद्देश्य है। बड़ा ईमानदार व्यक्ति में बड़ा है। बड़ा ईमानदार व्यक्ति, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जोर देकर ये पंक्ति बताई थी विशेषण के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रविशेषण है, मेरा भाई ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार होता है विशेषण, परंतु जो बड़ा ईमानदार है ये होगा प्रविशेषण। अगला है 97। अनुस्वार क्या है? तो जो अनुस्वार है ये क्या होगा? तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका नासिक के व्यंजन होते हैं अनुस्वार। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। तत्सम शब्द छांटिए। क्या अग्नि तत्सम है? क्या आग तत्सम है? पत्थर तत्सम है या दही तत्सम है? नहीं,
यहाँ पर जो तत्सम होगा तो वो होगी अग्नि, तद्भव होगा आग। अगला है तद्भव शब्द छांटिए। गांव, कर्म, ग्राम, कपूर। इन चारों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है गांव तद्भव है, ग्राम तत्सम है, कर्म तत्सम है, कर्पूर तत्सम है। अगला है सौ। आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइएगा जो आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। दृग, पाहुन, चक्षु, नेत्र। दृग, पाहुन, चक्षु, नेत्र। इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पाहुन है, ये आंख का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी दृग, चक्षु और नेत्र तो होंगे। अगला प्रश्न देखिए 101। हिंदी भाषा राजभाषा कब बनी? तो जो हिंदी भाषा है ये जो राजभाषा बनी थी कब बनी थी ये? तो ये बनी थी आपकी, हाँ ये प्रश्न तो आपके लिए छोड़ना है मैंने, तो इसका सही उत्तर आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि हम 4 प्रश्न डेली डिस्कस करते हैं इसलिए 50 यहाँ पर हमारे पूरे हो गए। इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है, इसका नहीं, इस वाले का। ठीक है, तो इसका उत्तर आप दे दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे नोट्स नहीं परचेज किए हैं जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटी टेट एलडी की, मुझे टीजीटी पीजीटी हिंदी इत्यादि के लिए आप हमारे नोट्स ले सकते हो और अपनी स्टडी और भी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बन रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।